नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज़्ज़ा की, गज़्ज़ा में फैली भुखमरी की और कैसे इज़राइल जो वहाँ एक एथनिक क्लिंजिंग का जिसका आइडिया है, जेनोसाइड का जिसका आइडिया है, वो भुखमरी को हथियार के तरह यूज़ कर रहा है। कलेक्टिव पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में, उसके मुताबिक ये वॉर क्राइम में, जेनोसाइड में काउंट होता है। और आज से साल भर पहले जब आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब ये बात हो रही थी कि क्या ये जेनोसाइड, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गज़्ज़ा में, तो इजराइल ने तमाम दलीलें दी थी और कहा था कि नहीं नहीं, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है और हम जेनोसाइड जैसी कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो वर्डिक्ट आया था, इंटरिम वर्डिक्ट जो कोर्ट की तरफ से आया था, उसने कहा था कि दिस अपीयर्स टू बी अ जेनोसाइड, ये जेनोसाइड की तरह दिख रहा है। फाइनल वर्डिक्ट में अभी वक्त है, वो हो सकता है कि और कई साल उसमें लग जाए। लेकिन एक चीज़ जो देखने को यहाँ मिल रही है वो ये है कि जिन जिन चीज़ों पे इज़राइल ने ये कहा था, यानी उसने जो भी दलीलें दी थी वो दलील, उन दलीलों को वो खुद ही निरस्त कर रहा है। यानी उन उसके जो स्टेप्स हैं वो, जो उस पे एक्यूजेशंस लगे हुए हैं जेनोसाइड के, वॉर क्राइम के, उसको प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसमें सबसे लेटेस्ट जो आरोप है वो ये है कि भुखमरी को हथियार बनाना। हम जानते हैं कि पिछले 90 दिनों से गज़्ज़ा में कोई भी रसद जो है वो नहीं भेजी गई है। बड़ी लेवल पे वहाँ पे भुखमरी का आलम है। बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं, बड़ी तादाद में बच्चे मर रहे हैं हॉस्पिटल में। और एक इसको जो कहते हैं, एक वर्ल्ड का ओपिनियन अब इस मामले में टर्न कर रहा है, क्योंकि देखें, ये चीज़ें पिछले 18 महीनों से हो रही है, सबके सामने हो रही थी, लेकिन जो इज़राइल के मित्र देश हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। उसके तमाम वजूहात हैं, उनके यहाँ जो यहूदी लॉबी है उसका असर है, उनके जो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है दोनों या इन देशों के दरमियान, या फ़र्ज़ करें जर्मनी हो, अमेरिका हो, इनके इंटेलिजेंस एजेंसी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के जो संबंध हैं इतने सालों से, इनके पॉलिटिकल क्लास और इजरायली पॉलिटिकल क्लास के संबंध जो हैं इतने सालों से, वो रोकते हैं कि आप किसी तरह का बयान भी इनके अगेंस्ट में दे पाएँ। कोई कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में ये चीज़ उभर के आई है इंटरनेशनल मीडिया में, और जिस तरह से इसकी कवरेज वेस्टर्न प्रेस में हुई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हिस्ट्री में। अव्वल तो ये कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा वेस्ट का भी इज़राइल के ऊपर में, तो इज़राइल ने कहा कि नहीं नहीं, हम रसद जो है भेजेंगे, लेकिन हम रसद यूएन के थ्रू ना भेज के हम अपना एक मैकेनिज्म बनाएंगे। और अमेरिका और इज़राइल ने साजिश के तहत एक मैकेनिज्म बनाया, जिसके अंतर्गत अमेरिकन मर्सिनरी जो हैं वो एड डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे करते, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले दिन ही फेलियर रह गया। जबकि लाखों की तादाद में जो यानी भुखमरी से परेशान जो फ़िलिस्तीनी थे, वो इतनी तादाद में आ गए कि वहाँ पे जो अमेरिकन मर्सिनरी थे उनको छोड़ के भागना पड़ा। इजरायली आर्मी ने भूखे लोगों पे गोलियां चलाईं, तमाम लोग जो हैं उसमें घायल हुए, कुछ मारे भी गए। और ये जो मैकेनिज्म था वो पहले दिन फेल हो गया। वो ये इतना डिस्पिकेबल मैकेनिज्म था, यानी ये जो साजिश है अमेरिका और इजराइल की, वो इतना डिस्पिकेबल था कि इस ग्रुप के जो हेड थे, जो मर्सनरी सोल्जर्स या जो उसके जो ऑफिसर्स इसके हेड थे, उसमें से कई लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। आप सोचें कि एक जो मर्सनरी होता है, जो एक मुसल्ला जो कह लें इंडिविजुअल होता है, वो पैसे के लिए कुछ भी करता है, वो किसी भी गर्त तक जाने को तैयार होता है, उसका कोई मोरल क्वांडरी नहीं होता। लेकिन इस केस में ये जो सिचुएशन थी वो इतनी नागवार गुजरी है इन मर्सिनरीज पे, कि तमाम मर्सनरीज जो थे उन्होंने इस पे इस्तीफा दिया। हालांकि इसमें बहुत सारे मर्सनरीज अभी भी हैं अमेरिका के। इनफैक्ट आप अपने स्क्रीन पे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जानवरों की तरह इनको जो है वो एक केज में बंद कर किया गया, और मर्सनरीज जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं पे वो दिल का साइन बना रहे हैं, कहीं पे वो अमेरिकी झंडे में खुद को लपेटे हुए। यानी ये जो एक जिसको कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ, और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था, जो अमेरिका ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड के वॉर के बाद, वो उनके हमारे आपके आंखों के सामने ही यहाँ पे बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
इंटरनेशनली इसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई है, यूएन से लेके तमाम जो दूसरे कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, उसने इस मैकेनिज़्म का विरोध किया है और उसने कहा है कि ये मैकेनिज़्म बेसिकली इज़राइल की कोशिश कर रहा है कि वो जो नस्लकुशी कर रहा है वहाँ पे, वो जो जेनोसाइड वहाँ पे कर रहा है, जो यानी फूड को एज़ अ वेपन यूज़ कर रहा है, उससे बचने का उसका एक हथकंडा है, लेकिन इसके कोई इफ़ेक्टिव मीन्स जो हैं, वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, यानी ये किसी तरह से इफ़ेक्टिव जो है, वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे दिन भी एड डिस्ट्रीब्यूशन हुई और इनफैक्ट इसको इस तरह से वेपनाइज किया जा रहा है कि जो भी वहाँ एड लेने के लिए आ रहे हैं उसको इसराइल इंटाइज कर रहा है कि आप जो है वो गज़ा छोड़ के चले जाइए, यानी एथनिक क्लिनजिंग की जो उसकी कोशिश है, जो इजरायली हुकूमत की, वो इसके एड के यानी इस मैकेनिज्म के थ्रू वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा होता है जनरली कि जिस तरह से टेलीवाइज किया गया ये जेनोसाइड, जिस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड का है उसको टेलीवाइज किया गया, तो वैसे तमाम देश जो किसी ज़माने में इसराइल के खिलाफ चूँ भी नहीं बोलते थे, उसके अनेक वजूहात हैं चूँ नहीं बोलने के, वो अब खुल के बोलने लगे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जर्मनी का है। हम सब जानते हैं कि जर्मनी का रिश्ता इसराइल के साथ क्या है। जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों की नस्लकुशी जो है वो जर्मनी ने की, उसके बाद एक कलेक्टिव गिल्ट जो है वो जर्मनी में पाया गया और उससे ये हुआ कि फिर जब इसराइल ने सेम किस्म का जेनोसाइड या उस एथनिक क्लिनजिंग दूसरे रेस की जो इस केस में फिलिस्तीनी है, तो जर्मनी चुपचाप रहा क्योंकि उसे लगा कि उसने जो यहूदियों के साथ किया है तो अब उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है और इस कारण से जो फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी होती रही, उनका जनसंहार होता रहा और जर्मनी चुप रहा। अब ये जर्मन जो पॉलिटिकल क्लास है उसको भी नागवार गुजर रहा है। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि ये गुड फेथ में नहीं है, ये प्रेशर के कारण है और अब जर्मनी से भी इस तरह के स्वर उठने लगे हैं कि हम जो वेपन सप्लाई कर रहे हैं या और जो चीज़ें इज़राइल को दे रहे हैं, उस पे हमें यानी उस पे सैंक्शन हमें यानी उस पे बैन लगाना पड़ेगा। हम पहले देख चुके हैं कि इटली और स्पेन के केस में कि ये बैन जो है वो लगा दी गई है। आयरलैंड कोशिश कर रहा है, बेल्जियम और आयरलैंड कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस हफ्ते इस तरह की बैन जो है उन पे नाफिज की जाए। ब्रिटेन ने भी कुछ इस तरह की बातें की हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ने, हालांकि वो अभी भी हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि ऑप्टिक्स इसराइल की इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये तमाम देश जो आज से कुछ साल पहले तक चूँ भी नहीं बोलते थे, कुछ साल छोड़ दें, कुछ हफ्ते पहले तक इसराइल के खिलाफ एक यानी कंडेमेशन करना, निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, एक वक्तव्य भी उनके खिलाफ देने से डरते थे, वो आज यहाँ पे आप नज़र आ रहा है कि दे आर सेइंग कि इनफ इज़ इनफ। क्या इसका ये मतलब है कि कल से चीज़ें सुधर जाएंगी? जी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि कल से चीज़ें सुधर जाएंगी। क्या इसका मतलब ये है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल सपोर्ट इसराइल ने खोया है अभी पिछले कुछ महीनों में, उससे ये लगता है कि वो जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि पराया स्टेट, यानी जिसको अछूत स्टेट कहा जाता है, वो बनने की कगार पे अब वो पहुंचा हुआ है, जहां की जो आप जिसको कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट की बात करने वाले जो तंजीमें हैं या वो देश जो ग्लोबल साउथ में इक्वालिटी की, एंटी कॉलोनियलिज्म की जिनकी हिस्ट्री है, एंटी ऑक्यूपेशन की जिनकी हिस्ट्री है, उनको तो छोड़ दें, वो देश जो ये ऑक्यूपेशन और कॉलोनियल पावर थे, ऑक्यूपेशनल और कॉलोनियल पावर थे, वो भी अब इसराइल के खिलाफ टर्न होने लगे हैं। अगर डिप्लोमेटिकली देखें तो ये उसी तरह से है जिस तरह से 1980s में तमाम देश अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में होने लगे थे। मैं यहाँ दर्शकों को याद दिला दूं कि 70s में, 60s में और 80s में दक्षिण अफ्रीका के जो फ्रीडम फाइटर थे नेल्सन मंडेला और तमाम लोग, उनके खिलाफ भी ऐसी ही बातें की जाती थी, उनको भी आतंकवादी कहा जाता था। इनफैक्ट ब्रिटेन, अमेरिका, तमाम देश कानूनी रूप से उनको आतंकवादी मानते थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा चेंज जो है देखने को मिला 80s में, जब तमाम देश जो है वो अपार्थाइड रजीम के अगेंस्ट में हो गए और अल्टीमेटली उनको जो है यहाँ पे यानी अपार्थाइड रजीम को तोड़ना पड़ा।
यहाँ पर मैं ये भी याद दिला दूं, जब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई थी तब भी अमेरिका और ब्रिटेन उसके साथ था। जो चीज़ अभी इसराइल के मामले में भी नज़र आ रही है कि नॉन एंग्लोफोन कंट्री उससे दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो बेल्जियम हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, तमाम देश उससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एंग्लोफोन कंट्री जो है अभी भी उसका साथ निभा रहे हैं। तो आखिरी कील जो है वो एंग्लोफोन कंट्री ही ठोकेंगे। यानी जब ये स्थिति आ जाएगी कि ब्रिटेन और अमेरिका उनके रेशियल पॉलिसी से के साथ जाने से इनकार कर देगा, उस दिन इसराइल की डिप्लोमेटिक डिफीट जो है वो होने लगेगी। अभी देखना है कि अगले महीने ये जून में क्या होता है। ये जो अभी सीज फायर और निगोशिएशंस की बात चल रही है उसमें बहुत सारे टू एंड फ्रो हो रहे हैं। बार बार इसराइल वादा खिलाफी करता है, बार बार अमेरिका वादा खिलाफी करता है, और इसलिए ये सीज फायर जो है वो नहीं हो पाती है। लेकिन वो बातें अभी हो रही हैं, और जून में जो एक कॉन्फ्रेंस की बात हो रही जो सऊदी अरब और फ्रांस मिलके करेंगे, जिसमें फ़िलिस्तीन के फ्यूचर पे कई नए कदम उठाने की बातचीत हो रही है, उससे पता चलेगा कि डिप्लोमेटिक मैनूवर किस तरफ जा रहा है। हम उस पे भी डिटेल्ड एपिसोड आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।